ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो भाई, हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हम इसका सारा बेसिक जानते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आता है एक फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है भाई, तो कर्व्स की फैमिली हमको ऑब्टेन होती है। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि अगर आपको कर्व गिवन है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप कर्व को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इफ़ आफ्टर इंटीग्रेटिंग वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज नॉट नोन, then the solution is called general solution, and if the value of arbitrary constant can be found by using condition given in the question, then the solution is called particular solution। ठीक है भाई, अगर आपके पास जो इंटीग्रेट करने के बाद जो c आया था, ठीक है, c या c1 जो आया था, उसकी वैल्यू अगर आपको नहीं पता है देन इट इज़ कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर आपको c1 की वैल्यू पता चल जाए देन इट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। ठीक है भाई, ओके चलो आगे चलते हैं। तो देर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, और आप इनमें से ये जो 4 मेथड्स आपको गिवन है इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, फिर है होमोजीनियस, फिर है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस इक्वेशन, और फिर फोर्थ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो वेरिएबल सेपरेबल जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब x और y को सेपरेट कर सकते हैं। हेंस x की सभी टर्म्स को dx के साथ लिखेंगे और y के सभी टर्म्स को dy के साथ लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है भाई, डू नॉट फॉरगेट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो लास्ट में इंटीग्रेशन के बाद c लगेगा उसको भूलना नहीं है। ये बहुत जो सेकंड पॉइंट आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल सॉल्विंग फॉर इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेनिंग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, लॉग, वी मस्ट यूज साइन इनवर्स सी, कॉस इनवर्स सी या फिर लॉग सी एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है भाई, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे कि y इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाता है। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, तो आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएगा। तो आपको ये जो सी है ये सी नहीं मानना है, आप इसको लॉग सी की फॉर्म में मानिए ताकि आप लॉग एक्स और लॉग सी को कंबाइन कर सकें। ठीक है, ये अभी आपके सामने दोबारा क्वेश्चन के फॉर्म में आगे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा फंक्शन होगा, ध्यान रखें, जिस तरह का भी फंक्शन होगा उसी प्रकार का आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि जो सी है वो मानना है। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इस डी एक्स को इधर लेके जाओ, डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हम क्लास में कर चुके हैं इस तरह की इजी क्वेश्चंस, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को फटाफट करेंगे। ठीक है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, तो डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास बन जाएगा एक्स लॉग एक्स dx। ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड को, क्योंकि इस तरफ सिर्फ x है इस तरफ सिर्फ y है। देखिए यहाँ पे आपके पास लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपका ये जो क्वेश्चन है ये बनता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, और ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू वाई। तो आप इस y को उठा के इधर लेके जाओ और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x और y अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा log y और यहाँ पे बन जाएगा ई की पावर x प्लस सी। ठीक है भाई, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, वन माइनस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो टर्म है इसको आप उठा के राइट साइड में लेके जाओ, आपके पास बनेगा ये वाले टर्म इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है भाई, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस x को, यहाँ पे ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो x है इसको उठा के इधर ले जाओ, और ये जो y है इसको उठा के इधर ले जाओ। सारे dy के साथ y वाली टर्म आ जाएंगी और dx के साथ वाली सारी x की टर्म आ जाएंगी। अब ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बचता है। ठीक है भाई, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई, तो y को उठा के इधर ले आओ और x प्लस वन को उठा के इधर ले जाओ, आपके पास इधर बच जाएगा डी वाई बाई वाई और इधर बचेगा टू एक्स बाई एक्स प्लस वन। टू को बाहर निकालेंगे, फिर x प्लस वन और माइनस वन करेंगे। ठीक है, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बना लेंगे और आपके पास ये सोल्यूशन बचता है। ठीक है भाई, तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आता है। चलो आगे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है, तो ये जो वन प्लस वाई स्क्वायर इसको उठा के इधर ले जाओ, डी एक्स को इधर ले जाओ। यहाँ पे आपके पास ये वाला क्वेश्चन
बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स और वाई के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो डी एक्स वाली टर्म है इसको उठा के इधर ले जाओ, और ये जो एक्स डी वाई है इसको उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, तो फिर आपके पास जो बचता है इसमें डी एक्स, यहाँ पे जैसे दोनों यहाँ पे डी एक्स आ रहे हैं, डी एक्स को कॉमन ले लो, यहाँ पे सिर्फ डी वाई होगा। फिर इस एक्स को उठा के इधर ले जाओ और इस वाई को उठा के दूसरी साइड ले जाओ, आपके पास एक्स अलग हो जाएगा, वाई अलग हो जाएगा। फिर आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ किस तरह के आ रहे हैं ये देखते हैं। फाइंड ए फैमिली ऑफ कर्व्स हुज स्लोप इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इट्स ऑर्डिनेट टू एब्सिसा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए। क्या बोल रहा है, स्लोप इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इट्स ऑर्डिनेट टू एब्सिसा। ठीक है भाई, तो बहुत ही सिंपल है ये, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स जो है, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट यानी कि वाई डिवाइड बाई एब्सिसा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। आप क्या करेंगे, y को इधर ले जाओ और dx को उठा के दूसरी साइड ले जाओ, ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन आता है log y, इसका जब इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये आता है log x। ठीक है, आप यहाँ पे log c नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे log c, ताकि log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके ये आपको बन जाए log cx। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी एक्स, ये आपका बनता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी एक्स, सी की जगह आप चाहो तो m भी लिख सकते हो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, और ये किस चीज़ की इक्वेशन है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। ठीक है, पासिंग थ्रू 0,0। ठीक है, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, फिर आता है हमारा होमोजीनियस फंक्शंस। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में, जो इन्हीं टॉपिक्स के जो एडवांस क्वेश्चन है वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन, ईच टर्म हैज़ सेम डिग्री। हम होमोजीनियस फंक्शंस को जानते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन का पता है अपने को क्या होता है, जिसमें हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है, सेम। ठीक है, विच कैन बी सेपरेटेड एज और री रिटन एज एक्स टू द पावर n वाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, और जो इस तरह का क्वेश्चन होता है इसमें जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, n के बराबर होती है। ओके भाई, सॉरी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई और डिवाइड बाई एफ टू ऑफ एक्स वाई के बराबर दे रखा है, वेयर एफ वन ऑफ एक्स वाई एंड एफ टू ऑफ एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शंस। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड मेथड है, हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ये क्या करते हैं हम इसमें y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप x को इधर लेके जाएंगे तो y बाई एक्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो आप उसकी जगह v पुट करेंगे, और जब आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए v जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे बन जाएगा x का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो ये बन जाएगा v प्लस फिर x एज इट इज़, और फिर v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन में जहाँ कहीं पे भी आपको डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स उसकी जगह आप लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखेंगे वी एक्स, और जहाँ पे भी y बाई एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख देंगे v। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए भाई, फिर आप थोड़ा सा क्वेश्चन में अरेंजमेंट करेंगे और आपके पास जो है क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व होते दिखेगा। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, आपने y को वी एक्स के बराबर पुट कर दिया है, डी वाई बाई डी एक्स जो है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के बराबर पुट कर देंगे। फिर ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है, ये उठा के डायरेक्टली आप इसी क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट में पुट कर देंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो होमोजीनियस है, ऊपर और नीचे दोनों में डिग्री कितनी है, 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, और जहाँ जहाँ पे भी y लिखा हुआ है वहाँ पे ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। ठीक है भाई, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाता है, देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो हमारा y था, y की जगह आ जाएगा वी एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई वी एक्स प्लस एक्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई, अच्छा v प्लस
डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा तो v माइनस वन बाई वी प्लस वन बचता है। अब क्या करेंगे, इस v को उठा के हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये जो v है हमारा इसको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस v था, यहाँ पे जाके ये माइनस v हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बचेगा, देखो भाई एलसीएम मैंने ले लिया, मेरे पास ये टर्म आ गया, इस तरफ क्या बचा हुआ है, डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब देखिए ये जो सिर्फ और सिर्फ v वाली टर्म है, क्यों ना मैं इसको dv के साथ लगा दूं और x और dx को उठा के दूसरी साइड ले जाता हूं मैं, तो मेरे पास क्या बचता है, ये वाली टर्म मेरे पास बचती है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था ये अब बन गया है मेरे पास वेरिएबल सेपरेबल टाइप का क्वेश्चन, ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का क्वेश्चन ये मेरे लिए बन गया है। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आपको इसका जो इंटीग्रेशन करना है इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बचता है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो log x है यहाँ पे प्लस में log c लिखेंगे आप। ठीक है, ओके, स्पेशल नोट, इफ़ dx बाई डी वाई अगर आपको दे रखा है dx बाई डी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई जो है वो आपके पास हो जाएगा y प्लस सॉरी v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, तो ये आपके पास जो है dx बाई डी वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास dy बाई डी एक्स की जगह dx बाई डी वाई दे रखा है तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट नहीं करेंगे आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो हमने पढ़ा तो हुआ ही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज़ डिग्री 1। ठीक है, तो जिसमें क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, एंड आर नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है, और उसमें डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, यानी कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, y का यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का और डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ पे p और q क्या हैं, दे आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, ये p और q क्या हैं, दोनों ही x के फंक्शन है। ठीक है, फिर ये हमने पढ़ लिया था कि भाई हम इसको दोनों तरफ e की पावर इंटीग्रल p dx से मल्टीप्लाई करते हैं और e की पावर इंटीग्रल p dx को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमारा जो सॉल्यूशन बनता है, डायरेक्टली आप सॉल्यूशन को याद रख सकते हैं, क्या बनता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, सिर्फ q वाली साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बाद में प्लस सी अपने आप लग जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बड़ा ही सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं, इसका सोल्यूशन आपको याद हो ही गया है। ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यू कैन रिमेंबर द सॉल्यूशन डायरेक्टली विच इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, राइट साइड में इंटीग्रेशन होता है सिर्फ, और कहीं नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला गया है कि इसको सॉल्व करिए, तो देखिए सबसे पहले आप p को आइडेंटिफाई करिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो कैसी होती थी, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस तरह की होती थी। अब देखिए इसको आप इससे कंपेयर करिए, ये जो आपको गिवन है यहाँ पे, इससे कंपेयर करिए, इसमें आपको दिख रहा है कि p की वैल्यू कितनी है, -1, और q की वैल्यू कितनी है, cos x के बराबर है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर किया, p की वैल्यू आ गई -1, q की वैल्यू आ गई cos x। तो बताइए व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e की पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू e की पावर -x आ गया आपके पास, तो दिस इज़ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन याद ही है आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड में इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो आपने बेसिकली यही किया हुआ है यहाँ पे भी। बोलिए क्या आएगा आंसर आपका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q विच इज़ cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब देखो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे ये सारा का सारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन आपको बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर
बाय 1+x²। ठीक है, देखो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं बेसिक जो है NCERT का, यहाँ पे आपका हो गया है। ठीक है, तो NCERT इज़ डन टिल दिस पॉइंट। ठीक है, NCERT हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एडवांस्ड क्वेश्चंस बचते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठिए और अटेंटिव होके ही सुनिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो है हम थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड में करेंगे। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू 1+y² बाय 1+x²। देखो ये 1+x² को इधर रहने दो, 1+y² को इधर ले जाओ, dx को इधर ले आओ। देखो ये बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल है, tan−1y इज इक्वल टू tan−1x प्लस tan−1c। आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू ये और ये, बोलो y को इधर ले जाओ, dx को उठा के इधर ले जाओ, आपका वेरिएबल सेपरेबल बन गया है, हो गया है क्वेश्चन। यहाँ देखिए समथिंग dy माइनस समथिंग dx, तो बोलो इसको उठा के सबसे पहले इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू दिस। फिर बोलो 1+cos x को उठा के इस साइड लेके जाएंगे, बोलो 1 - cos x बाई 1+cos x बचता है। बोलो x के साथ dx के साथ सिर्फ x वाली टर्म है और y के साथ मतलब सिर्फ dy बचा हुआ है बेसिकली इधर, तो ये y अलग हो गया है, dx वाला अलग हो गया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये tan² x/2 बनता है यूजिंग द आइडेंटिटीज़, और ये sec² x/2 -1 यानी कि 2 tan x/2 माइनस x प्लस c बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन हो गया ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, dy/dx इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब इसमें ध्यान से देखिए, आप अपने को चेक करना है कि देखो सबसे आसान कौन सा होता है, वेरिएबल सेपरेबल सबसे आसान होता है। अगर हम इसके वेरिएबल सेपरेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम इसके लिए कोई ना कोई और मेथड लगाएंगे। ठीक है भाई, अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे e की पावर -y है, यहाँ पे भी देखो e की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर -y दे रखा है। देखो e की पावर -y, e की पावर -y दोनों को कॉमन ले लो, क्या आएगा आपके पास, e की पावर -y कॉमन ले लिया आपने, कॉमन लिया और इधर की तरफ भेज दिया, तो dy के नीचे कौन आ जाएगा, e की पावर -y, तो dy के नीचे आ गया e की पावर -y, और इधर बचता है आपके पास x प्लस e की पावर x। ठीक है भाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ये e की पावर -y ऊपर चला जाएगा, e की पावर y dy को रखेंगे e की पावर y, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बनता है x²/2 प्लस e की पावर x प्लस c। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल टाइप का क्वेश्चन था ये। xy dy/dx इज इक्वल टू 1+y² इंटू 1+x+x² बाई 1+x²। देखो इस dx को उठा के इधर ले जाओ, ये dx यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से ये जो x है, इस x को उठा के दूसरी साइड ले जाओ, x वाली सारी टर्म एक तरफ हो जाएंगी, ये 1+y² को उठा के इधर ले आओ, आपका वेरिएबल सेपरेबल है, इसके आगे आपका ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो cos x log secant y प्लस tan y dy इज इक्वल टू cos y log secant x प्लस tan x dx। देखो भाई, अब यहाँ पे ये सारी की सारी ये जो दिख रही है आपको, ये सारी x की टर्म है, इस x वाली टर्म को उठा के दूसरी साइड ले जाइए, और यहाँ से ये जो cos y है इसको उठा के दूसरी साइड ले जाइए, x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आप इससे क्या कह रहा है, इफ़ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y ऑफ x। ठीक है भाई, इसका जो सॉल्यूशन है उसका नाम इसने क्या रखा है क्वेश्चन वाले ने, y ऑफ x। ठीक है, मतलब ये बेसिकली जो फाइनल आंसर आएगा वो है। ठीक है, एंड y ऑफ 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो और y की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 वो क्या है, 1 के बराबर है। देन फाइंड y ऑफ पाई, तो आपको बताना है y की पाई पे वैल्यू क्या है। y मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए भाई, इसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 2 + sin x बाई 1 + y इंटू dy/dx इज इक्वल टू -cos x। देखिए इस dx को उठा के इधर ले जाइए, 2 + sin x को उठा के इधर ले जाइए, और 1 + y को इधर रहने दो। ठीक है, तो आपका ये इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, और फिर ये क्या है, सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन बचता है आपके पास और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, लास्ट में जो आपके पास यहाँ पे log c बचता है, या जैसे इसको आपने आपको ने जो ये log आया है और ये जो log आया है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, आपके पास बचेगा log c/2 + sin x। ठीक है, अब आपके पास y की वैल्यू बचती है। ठीक है, अब इसने बोला हुआ है कि y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 पुट कर दो, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, और आपके पास c का वैल्यू आ जाएगा। c की वैल्यू को वापस उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका जो है फंक्शन आ जाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x की जगह क्या कर देंगे, x की जगह पुट कर देंगे पाई। ठीक है, फिर जो आपका आंसर है दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, y की वैल्यू जो आती है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो y इक्वल टू 1 आता है।
तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ़ वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस वन एंड वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू वन, देन फाइंड वाई ऑफ लॉग टू। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस वन के बराबर दे रखा है, ठीक है। इस पूरे के पूरे वाई प्लस वन को उठा के इधर ले जाओ, डी एक्स को उठा के इधर ले जाओ, ये बच जाएगा एक्स, ये बच जाएगा लॉग वाई प्लस वन, ठीक है। अब इस लॉग को उठा के इधर ले जाओ, क्या बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस समथिंग, यानी कि फिर क्या करेंगे आप, फिर आप ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन, तो आपके पास जो है सी की वैल्यू आ जाती है, सी इज इक्वल टू लॉग टू। फिर आपसे पूछा हुआ है वाई ऑफ लॉग टू, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक्स को लॉग टू पुट करेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा आपका, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ कर्व सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई वाई ऑलवेज इंक्लूडेड ए फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कोमा बीटा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि ये वो फैमिली ऑफ कर्व्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, किस इक्वेशन को बोलो भी भाई, जो क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो कर्व हमेशा अल्फा कोमा बीटा पॉइंट को अपने अंदर रखता है, ठीक है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई, तो जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बोलो वाई को इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले जाओ, तो ये क्या बनता है, डी वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, ठीक है भाई। आपके पास बचता है ये वाला इक्वेशन। फिर मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू सी के बराबर आ गया। देखो भाई, इसको मैंने फिर से रीअरेंज किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया और आपके पास आता है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ध्यान से देखिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें मतलब यहाँ पे जो सी है और ये जो सी है, ये दोनों अलग है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस माइनस प्लस वन और माइनस वन किया हुआ है, ठीक है, ताकि ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन सके। अब ये जो इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। और इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर जो सेंटर है विच इज़ वन कॉमा ज़ीरो, वो हमेशा इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो अल्फा कॉमा बीटा इज द पॉइंट विच इज़ इंक्लूडेड, तो अल्फा इक्वल टू वन, बीटा इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है वन के बराबर। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है भाई। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। रिप्रेजेंट फंक्शन बाय ग्राफ व्हेन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई इज इक्वल टू 100 माइनस वाई वेयर वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 50। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो डी ऑफ वाई है, डी ऑफ वाई का मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस वाई। 100 माइनस वाई को उठा के इधर ले जाओ, डी एक्स को उठा के इधर ले आओ। आपके पास वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। आपके पास एक इनिशियल वैल्यू गिवन है, एक्स इक्वल टू जीरो है, तो वाई की वैल्यू जो है 50 के बराबर है। यहाँ पे गिवन है आपको, आप सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी और दिस इज़ योर फाइनल वाई वैल्यू, ठीक है भाई। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट पी x1 y1 टू ए कर्व एंड इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू। ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्यू पे मीट करता है, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। और किस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है, x1 y1 पॉइंट पे, ठीक है, एक कर्व पे। और वो कहाँ मिलता है, एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे जाके टकराता है, ठीक है। इफ़ द लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू के, और जो ये लेंथ है पी क्यू, यानी कि लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है क्या है, के बराबर है, एंड द कर्व पासिस थ्रू जीरो कॉमा के, कर्व किसके थ्रू पास कर रहा है, जीरो कॉमा के से पास भी कर रहा है। प्रूव दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व इज वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये के है, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आपको कहा गया है कि एक पॉइंट है आपका, एक कर्व है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसके ऊपर क्या किया गया है, एक नॉर्मल ड्रॉ की गई है, ठीक है भाई। जैसे कि ये आपका कर्व है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ की गई है पी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पी पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ की गई है, और ये एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट करती है। तो बोलो पी से लेके क्यू तक जो होता है, पी से क्यू तक, ये क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ नॉर्मल है, एल एन है ये, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल है आपके लिए। अब आपको ये कह रहा है कि जो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ये हमेशा किसके बराबर है, लेंथ इज इक्वल टू पी क्यू। देखो यहाँ पे आपको गिवन भी है, ठीक है भाई। तो जो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ये क्या है, पी क्यू, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू के गिवन आपको, एंड द कर्व पासिस थ्रू जीरो कॉमा के। कर्व कहाँ से पास कर रहा है, जीरो कॉमा के से पास कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो कर्व की इक्वेशन आएगी उसमें जीरो कॉमा के आप रख सकते हैं, ठीक है भाई, और वो सेटिस्फाई करेगा। प्रूव दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है, वाई सेक थीटा के बराबर होती है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। फिर हमने सेक थीटा को लिख दिया वाई एज इट इज़, सेक थीटा को लिख दिया अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर टेन की जगह लिख दिया हमने डी वाई बाई डी एक्स। अब बोलिए लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू के,
बोलिए लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो के बराबर है। वाई एज इट इज़, बोलो ये एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई को उठा के आप इधर लेके आइए, ये बनता है के बाई वाई। फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इधर वाला जो स्क्वायर होगा इसके रूट को काट देगा और यहाँ पे बचता है के स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, के स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। और फिर इस वन को उठा के आप इधर लेके आइए, ये बनता है के स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर आप रूट ले लो, तो आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो क्या आती है, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। ठीक है भाई, तो आपके पास बेसिकली क्या बनता है, वाई को उठा के आप फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बनेगा वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर बन जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए भाई, तो यही हमारी क्या है, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसने बोला था कि ऐसा कर्व जिसमें ऐसा होता है, पी क्यू की वैल्यू जो है के बराबर होती है। हमने क्या किया, लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी कि पी क्यू को के बराबर रख दिया, ये के बराबर रख दिया, सॉल्व किया तो हमारे पास यही डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। अब आपके मन में एक सवाल बचता है कि भैया ये जो के आ गया सर ये जो के आ गया, क्या ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है? अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहला जाएगी, क्योंकि ये तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया के। असल में क्या है कि ये जो के है, दिस इज़ नॉट योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट इज़ द लेंथ ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तब बनता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं और एक जो कांस्टेंट है वो पैदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के कारण आया हुआ अननोन नहीं है, ये लेंथ ऑफ द नॉर्मल है, एल एन है ये, विच इज़ वाई सेक थीटा, विच इज़ वाई अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, अच्छा, के इज़ नॉट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट इज़ द लेंथ ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, फिर आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको उठा के इधर लेके आएंगे ताकि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। ठीक है भाई, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास बनती है जो इक्वेशन आएगी, मतलब इसको सॉल्व करके जो भी इक्वेशन आएगी उसमें आप क्या करेंगे, जीरो कॉमा के से पास करता है तो x की जगह जीरो और y की जगह के पुट कर देंगे। आपके पास उस कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस c की वैल्यू के साथ आप इक्वेशन ऑफ कर्व को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस के स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, ओके। फाइंड कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, आपको एक ऐसा कर्व ढूंढना है जो ओरिजिन से पास नहीं करता है, सच दैट लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये मान लीजिए, देखो ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए एक कर्व है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, सच दैट लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा है। लेंथ ऑफ नॉर्मल हमको पता होती है क्या होती है, वाई सेक थीटा के बराबर होती है, ये हो गया हमारा वाई सेक थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है, देखिए भाई, अब मान लीजिए आपके पास किसी भी कोई भी ग्राफ है, ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए एक कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ये है आपका पॉइंट पी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। तो जो इसका रेडियस वेक्टर है वो ओरिजिन से यहाँ तक बनाया गया एक वेक्टर होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो ऑब्वियसली बात है, देखो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो बोलो ये जो आपका वेक्टर होगा, वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये x है ये y है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो लेंथ ऑफ द रेडियस वेक्टर उसको किसके बराबर दे दिया इसने, लेंथ ऑफ द नॉर्मल। देखो इसने बोला हुआ है लेंथ ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। ठीक है भाई, तो इसने बोला हुआ है लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू आर, लेंथ ऑफ नॉर्मल होती है वाई सेक थीटा इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बड़ा ही सिंपल है ये। अब देखिए वाई सेक थीटा इसको हमने लिख दिया, बोलिए ये जो है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है और ये जो है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है भाई, अब बताइए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो बोलो y की वैल्यू उठा के, मतलब इसको आप दोनों साइड स्क्वायर करिए, जो आपके रूट्स हैं वो कट जाएंगे, तो आपके पास बचता है वाई स्क्वायर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये इतनी इक्वेशन बचती है, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर जो है आप इस वाई स्क्वायर को उठा के यहाँ ले जाइए, फिर आपके पास बचता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस
एक्स बाई वाई, एक बार तो प्लस एक्स बाई वाई के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस एक्स बाई वाई के साथ सॉल्व करेंगे। जब आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आता है आपके पास, बोलो वाई को इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले जाओ, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो आप देखिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, सी के जो 2c बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लैम्डा बोल दिया मैंने, तो बोलिए ये क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा विच इज़ द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। ठीक है, ये जो हाइपरबोला है दिस इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं आती है। ठीक है, लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज़ ए हाइपरबोला, सो दिस इज़ ऑल्सो ए सोल्यूशन। अगर हम यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस वाला साइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने नेगेटिव साइन लिया है तो हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास जो बचता है दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपके सोल्यूशन की और ये हाइपरबोला भी आपके सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, तो दोनों आपके सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, बोथ हाइपरबोला एंड द सर्कल। ठीक है, हाँ इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन बट इट इज़ ए सोल्यूशन, दिस इज आंसर एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर। ठीक है भाई, ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कर्व लाइंग अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर आने वाला कर्व आपको बताना है, सच दैट एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व, कर्व का एरिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, ऑल्सो फाइंड एफ ऑफ, ऑल्सो गिवन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपके पास गिवन है, बोल रहा है एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट। तो बेसिकली ये जो आपको कह रहा है ना, आपको ये आपका एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए और ये आपका बेसिकली क्या हो गया, वेरिएबल ऑर्डिनेट, क्योंकि एक बार ये यहाँ है तो ये वेरिएबल ऑर्डिनेट हो जाएगा, अदरवाइज ये वेरिएबल ऑर्डिनेट हो जाएगा, आगे चल के ये वेरिएबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एरिया की बात कर रहा है वो यही वाला एरिया है, और इसको अगर हम इसमें लिखना चाहें, टेक्निकल टर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल ऑर्डिनेट दे दिया जाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस और कर्व, तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है, 0 टू एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, और ये होता है किसके बराबर दे रखा है इस क्वेश्चन में, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है भाई, अब करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी कर्व है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई भी कर्व है, अगर मैं इस आर्क की लेंथ निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखिए भाई, अगर मैं इस छोटे से पोर्शन की बात करूँ तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरा डी एक्स। अगर मैं इस छोटे से पोर्शन की बात करूँ तो ये है मेरा डी वाई। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो बोलो ये जो लेंथ आती है, लेंथ ऑफ द कर्व, इस कर्व की लेंथ जो आती है वो क्या आती है, अंडर रूट डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसकी पूरी की लेंथ निकालनी हो, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालनी हो, तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका x1 से लेके x2 तक। ठीक है भाई, तो वही बात लिखी हुई है, तो दिस इज़ द एरिया एंड दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। इसको सॉल्व करेंगे, बोलो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल है विद वेरिएबल लिमिट, तो बोलो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, तो ये कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ बचता है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस, देखो यहाँ से हमने क्या किया है, डी एक्स को कॉमन निकाल लिया, डी एक्स कॉमन निकाल लिया था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स बचता है आगे। ठीक है भाई, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डी एक्स था, इस डी एक्स से ये डी एक्स कट जाएगा, इस डी से ये इंटीग्रेशन का सिंबल कट जाएगा। देखिए भाई क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बचता है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, 1 को उठा के इधर ले आता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट को कैंसिल आउट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, स्क्वायर को कैंसिल आउट करता हूँ तो प्लस माइनस लगना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका कर्व है लाइंग अबव एक्स एक्सिस, यानी कि जो रूट करने के बाद या स्क्वायर हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, हेंस इट विल बी ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है भाई, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको उठा के इधर ले जाओ, डी एक्स को उठा के दूसरी साइड ले जाओ, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन हो गया है। और क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन भी गिवन है कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर है, यानी कि आप जब क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आपका जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सी, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, और आपके पास जो फाइनल क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बड़ा ही सिंपल है ये, बस इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं इस क्वेश्चन से, दो बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं। पहला तो है हमारे पास, बोलिए जो पहली चीज़ है वो हमारे को क्या सीखने को मिली है, दैट इज़ द
एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट, वो यही होता है 0 से x एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। और लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, करस्पॉन्डिंग आर्क, वो होती है किसके बराबर, 0 से x डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फाइंड एफ एक्स आपको फाइंड करना, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज़ ए फंक्शन विच इज़ ग्रेटर दैन जीरो। एफ ऑफ 0 1 के बराबर है और एफ ऑफ 1 1 के बराबर है। बाउंडिंग ए कर्वेचर ट्रेपेजॉइड, कर्वेचर ट्रेपेजॉइड कुछ नहीं है, एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा है, जिसका बेस क्या दे दिया आपको, 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक उसका इंटीग्रेशन होना है। सच दैट एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको फिर से वही टर्म दे दी है इसने, ठीक है। फिर से टर्म क्या दे दी है, फिर से टर्म दे दी है, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोलो भाई, जो एरिया बाउंडेड है वो यही है, 0 से x एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्स की होल पावर n+1, ठीक है भाई। अब बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे k। अब बताइए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स दिस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इस पूरी की पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ एफ एक्स बच जाएगा। यहाँ बताइए के एज इट इज़ रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो n+1 पावर पहले आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ n बच जाएगा, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स को हमने उठा के क्या लिख दिया है, डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स की होल पावर n को लिख दिया y की पावर n, के टाइम्स n+1, और ये जो एफ एक्स है इसको हमने लिख दिया y। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का क्वेश्चन है, y की पावर n है इधर, इस y को उठाओ दूसरी साइड लेके जाओ, ठीक है। तो आपके पास बचता है y की पावर n-1, ये k इंटू n+1 जो है इसको उठा के इधर ले आओ, तो डी एक्स बाई के n+1, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दो, डी एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ x बच जाएगा, इज इक्वल टू, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर n बाय n, ठीक है भाई, प्लस c। अब क्वेश्चन में गिवन है आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 और एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 दे रखा है ना, सॉरी एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 दे रखा है आपको, ठीक है भाई। तो एफ ऑफ 0 अगर 1 दे रखा है तो x को 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाती है इस केस में, तो देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है भाई, इसको आप करेक्ट कर लेना, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो ये जो होता है ये बनता है आपका वैन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो बोलो x 0 पुट कर दिया मैंने, x को 0 पुट करिए, y भी 0 हो जाता है, x 0 तो y भी क्या है 0, x और y दोनों के दोनों 0 हो गए, तो c की वैल्यू क्या हो गई है 0, यानी कि c खत्म हो चुका है, सिर्फ हमारे पास इतनी इक्वेशन बचती है। फिर क्या रखा है कि जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, वहाँ पे बोला हुआ था एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो जब x 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी है 1, तो आप क्या करिए x और y दोनों को 1 पुट कर दो, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, फिर k और n में रिलेशन आ जाता है, k की वैल्यू आपके पास आ गई। अब k की वैल्यू ये जो आई है इसको उठा के आप वापस इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास जो इक्वेशन बचती है दैट इज़ योर फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/n, या फिर x इक्वल टू y की पावर n बचती है, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। फाइंड कर्व पासिंग थ्रू 2,3 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें भी क्या होने वाला है, बोलिए, यहाँ पे देखिए न्यूटन लिबनिट्ज़ लगने वाला है, न्यूटन लिबनिट्ज़ आपको याद है, देखिए वेरिएबल लिमिट है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बोलो जो भी t है, t की जगह क्या आ जाएगा, सीधा सीधा x आ जाएगा, ठीक है, और फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जो कि होगा 1, और लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो बोलिए ये हो गया इसका राइट साइड वाले का डिफ्रेंशिएशन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x और y दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनली जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ जाता है, ठीक है भाई। तो बड़ा ही सिंपल है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल जो है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कैसा होगा, ठीक है भाई, तो ये हम देख लेंगे। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स गिवन होते हैं, ठीक है, गिवन फॉर्म जो होगी वो लीनियर टाइप की फॉर्म होगी, ठीक है भाई, जहाँ आपको ज़्यादा लीनियर दिखाई दे, जब भी लीनियर दिखाई दे तब आप क्या लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। ये हमारी अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। थैंक यू।